Hello and welcome back to this class. This is Anurag Mishra welcoming you again with the short answer type questions. Okay, so let's solve all the short answer type questions. हम लोगों ने वेरी शॉर्ट कर लिया है जो कि 1 मार्कर हैं. अब हम लोग करने जा रहे हैं 2 मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ चैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्रिवेंट करते हैं चैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. आइए देखते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर है ना, उसी फ्लावर के जो मेल गैमिट है और उसका जो अपना फीमेल गैमिट है आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं एक ही फ्लावर का, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. क्या बोलते हैं उसको भाई? सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर का मेल गैमेट उसके फीमेल गैमेट को जब फर्टिलाइज कर देता है तो बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. अब इसको अगर प्रिवेंट करना है तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? यहाँ पे एक शब्द आया है चैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर. चैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर. ओपन फ्लावर बोले तो ओपन फ्लावर मतलब कि ऐसे फ्लावर जिनका मेल और फीमेल जो गैमिट्स हैं वो ओपन होते हैं, मतलब उनके जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं वो ओपन होते हैं. ओपन कहने का मतलब ओपन इन एयर होते हैं, मतलब उसको हवा के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा आसानी से पॉलिनेट किया जा सकता है. तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी लेकिन हो जाता है. अगर हमें उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन को, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. इन सभी के सभी तरीकों को क्या बोलते हैं? एक नाम था, आप सभी मुझे नाम बताओगे. नाम क्या था? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस नाम था इनका, है ना. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकती हैं. तो पहला है डाइकोगैमी, दूसरा हर्कोगैमी और तीसरा सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना. ये तीनों के तीनों मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ. देखो यहाँ पे जो आपका डाइकोगैमी होता है, डाइकोगैमी क्या होता है कि आपका जो मेल, अगर मेल पार्ट, एमपी मतलब मेल पार्ट और एफपी मतलब फीमेल पार्ट, अगर मेल पार्ट अगर जो है ग्रो कर रहा है सोमवार को, है ना, मंडे को ग्रो कर रहा है पहले हफ्ते, फर्स्ट वीक में, महीने के पहले वीक में ग्रो कर रहा है, तो फीमेल जो पार्ट है उसी फ्लावर का, बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो उसी महीने के लास्ट वीक में जो है, लास्ट वीक में जाकर के क्या होगा? लास्ट वीक में जाकर के वो ग्रो करेगा या फिर डेवलप करेगा. मतलब ये आपको मैं एक जो है आप कह लो कि एक तरीके से मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, या फिर कह दीजिए कि एक तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सब में कि एक हफ्ते पहला वीक और लास्ट वीक, ऐसा नहीं. मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दोनों का जो डेवलपमेंट होने का टाइम है वो अलग अलग होता है. ठीक है ना. पहले या तो मेल पार्ट डेवलप हो जाएगा या फिर फीमेल पार्ट डेवलप होगा. मतलब कि दोनों, बोथ पार्ट्स डू नॉट डेवलप एट द सेम टाइम. एक ही समय पे मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट डेवलप नहीं होते हैं. समझ में आ रहा है? अगर दोनों एक साथ डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा इससे भाई? अगर मान लो आपका जो एंथर है वो डेवलप हो भी गया और उसमें से पॉलन ग्रेन निकल भी गए, वो स्टिग्मा पर गिर भी गए, तो भी स्टिग्मा उसको कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टिग्मा तो डेवलप हुई ही नहीं है अभी. ठीक है ना. स्टिग्मा तो भी क्या नहीं हुई है, डेवलप तो हुई नहीं है, केवल एंथर डेवलप हुआ था. समझ में आ रहा है? या फिर इसी का जस्ट रिवर्स ले लेते हैं कि मान लीजिए कि स्टिग्मा जो है वो डेवलप हो गई थी, स्टिग्मा डेवलप हो चुकी थी, एंथर ही डेवलप नहीं हुआ, अभी एंथर को फूटने का समय आया ही नहीं. तो इससे क्या होगा? खुद का एंथर से पॉलन ग्रेन निकल भाई. एंथर को डेहिसेंट होने का समय एक होता है ना, आपको मैंने कल क्या दिखाया था अभी कि एंडोथीसियम एक लेयर होती है जो कि एंथर को डेहिसेंस करने में मदद करती है. तो एंडोथीसियम अभी डेवलप हुई नहीं एंथर की, और आपका जो फीमेल पार्ट है
मतलब स्टिग्मा वो डेवलप हो चुका है। जब स्टिग्मा डेवलप हो चुका है तो ये अब यहाँ पे इसी स्पीसीज का दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है वो उसका मेल पार्ट डेवलप हो चुका है, उसका पॉलन ग्रेन आएगा, इससे पॉलिनेट कर जाएगा, ये पॉलिनेट हो भी जाएगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकल भी जाएगा, लेकिन इसका खुद का जो एंथर है वो डेवलप तो हुआ ही नहीं है, तो इसके सेल्फ पॉलिनेशन के कोई चांस बनते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसको बोलते हैं डाइकोगैमी, किसमें होता है? सनफ्लावर में होता है। अब आइए दूसरे में हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है ये भी बता चुका हूँ आपको, 3 प्रकार का होता है ना। एक में क्या होता है कि जो आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेल पार्ट छोटा हो जाएगा। लो अब कैसे होगा पॉलिनेशन? दूसरा कंडीशन क्या बताया था इसमें? दूसरा कंडीशन दो ही मतलब मेन है आपको। दूसरा कंडीशन क्या था कि फीमेल पार्ट छोटा हो जाएगा, मेल पार्ट बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। अब लो इससे इसको क्या बोलते हैं? हेरकोगैमी, कि मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो अलग अलग लोकेशंस पे ग्रो होते हैं, अलग अलग जो है पोजीशन पे ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन इनका नहीं हो पाता है। जैसे हिबिस्कस ग्लोरियोसा का बात करते हैं, चाइना रोज में एक प्रजाति है ये ग्लोरियोसा, उसकी बात करते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलता है, और इसकी वजह से इनका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है ना? क्या नहीं होता? इनका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बच जाते हैं। तीसरा है सेल्फ स्टेरिलिटी। मान लो इनका पॉलन ग्रेन एनी हाउ यहाँ पहुँच ही गया, मान लो इनका पॉलन ग्रेन यहाँ एनी हाउ पहुँच गया, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगा पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगा स्टिग्मा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि जेनेटिकली क्या हो गया है, ये सेल्फ स्टेराइल हो गया है। मतलब इसके अंदर ऐसी समझ आ गई है कि ये अगर सेम जेनेटिक मटेरियल वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ग्रो करने नहीं देगा। यहाँ पे ये आ तो गया लेकिन ग्रो नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये देख लिया है कि जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली सेम गैमेट्स आ गए हैं, जेनेटिकली सेम, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, इस वजह से ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर कोई क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कोई दूसरे प्लांट का स्पीसीज सेम हो लेकिन प्लांट अगर दूसरा हो और अगर वो आगे पॉलिनेट करता है तो पॉलिनेट हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है? ये एबोलिशन, फॉर एग्जाम्पल एबोलिशन। ये क्या है भाई? यहाँ पे एग्जाम्पल ये एबोलिशन जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉर्ट का। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे अरेंज देम सीक्वेंसली अकॉर्डिंग टू हाउ दे अपीयर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या होता है? सबसे पहले देखो एक बहुत सिंपल सा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बताया है, पूरा अच्छे से पढ़ाया है, उसका लिए पूरा एक वीडियो डेडिकेट किया है उसको, है ना। सभी जितने टॉपिक यहाँ पूछे जा रहे हैं आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर मुझे कुछ पढ़ाया नहीं गया है। एक एक चीज़ों को एकदम बारीकी से समझाया गया है, आप वीडियो देखो तो एक बार। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स बताओ। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि आप प्लांट को सिलेक्ट करोगे कि आप कौन सा प्लांट में काम करना चाह रहे हो, है ना। किस प्लांट के 2 फीचर्स को एक साथ रखना चाह रहे हो, बताओ। पहला प्रोसेस कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। अब जब प्लांट को आपने सेलेक्ट कर लिया तो उनका सबसे पहले एंथर कट करोगे। क्या कट करोगे? एंथर को कट कर दोगे, वरना एंथर फट जाएगा और उसी प्लांट का जो है जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर में गिर जाएगा और फिर आप अपने मन चाहा कैसे काम कर पाओगे। तो एंथर कट करोगे और एंथर कट करने को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमैस्कुलेशन। एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप एंथर को कट करते हो। फिर एंथर कट कर लोगे तो क्या पता हमारा एंथर तो नहीं आया लेकिन दूसरे का एंथर आ गया, तो अगर वहाँ पे दूसरे का एंथर आ गया तो क्या करेंगे? तो हम दूसरे का एंथर ना आए इसलिए हम कवर कर देंगे। क्या कवर कर देंगे? पूरा फ्लावर को कवर कर देंगे। और फ्लावर को कवर करने को क्या बोलते हैं भाइयों बहनों? फ्लावर के कवर करने को बोलते हैं बैगिंग। बैग से कवर कर दोगे फ्लावर को, ठीक है ना।
अब बैगिंग के बाद में देखिए क्या होने वाला है, हमने कवर कर दिया अपने फ्लावर को जिससे कि कोई बाहर का पॉलन ग्रेन आके उसको पॉलिनेट ना कर जाए, है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको वापस से अब उनको वो वाला पॉलन ग्रेन हमें चाहिए जो पॉलन ग्रेन को हम डालना चाह रहे हैं, जो इस फ्लावर का तो नहीं है लेकिन हम उस पॉलन ग्रेन को डालना चाहेंगे जिस पॉलन ग्रेन के फीचर्स हमको अच्छे लगते हैं, जो उस प्लांट का है, जिस प्लांट के फीचर्स हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पॉलन ग्रेन को लेकर के आएंगे, ठीक है ना, और शेड कर देंगे उसको। तो शेड कर देंगे हम लोग पॉलन ग्रेन्स को किस पर, ऑन स्टिग्मा, मन चाहा, मतलब स्टिग्मा पर शेड करेंगे डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है बेटा, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है ना। अब इसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा कि अब हमको वापस से क्या करना है, वापस से कवर करना है। किसको कवर करना है, पूरे पूरे फ्लावर को, जिससे कि जो हमारा फ्लावर के वापस कोई और पॉलन ग्रेन उसको शेड ना कर दे, कोई और पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट ना कर दे। तो हम वापस से क्या करेंगे, री बैगिंग, री मतलब अगेन और बैगिंग मतलब कवर करना। ये सब बेटा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे हाँ सर वाकई पढ़ाया है आपने, पढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि अरे ये सब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं प्रॉपर तरीके से। और जब नहीं देखो आप तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ बेटा, अब मुंह में जाकर चम्मच तो डाल नहीं दूंगा तुम्हारे, है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि ये पूरा आपसे प्रोसेस पूछा था कि हाइब्रिडेशन कैसे होता है, एक प्रोसेस बताइए। तो मैंने एक प्रोसेस आपको अच्छे से बताया, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, फिर एंथर कट करना, इमैस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन शेडिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा डेलिबरेटली, देन रीबैगिंग। और कौन सा बैग होता है, तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी करते हैं और मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं प्लास्टिक बैग, ठीक है, नो शो ऑफ प्लास्टिक बैग को ही इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये अलग थोड़े होते हैं, है ना, वो जो हमारे पन्नी वाले नहीं होते, ये थोड़े से अलग होते हैं जो इसी काम के लिए बने होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाउ डू सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट ऑटोगैमी। जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है वो ऑटोगैमी को कैसे रेजिस्ट करती है, कैसे रेस्ट्रिक्ट करती है, कैसे रोकती है। सो हाउ डज पॉलिनेशन अकर्स इन सच प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स में पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो ऑटोगैमी क्या होता है पहले ये जानो। ऑटो मतलब क्या होता है बेटा, खुद से, और गैमी मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो खुद से ही अगर कोई प्लांट फर्टिलाइज हो जा रहा है, और क्यों ना हो जाए खुद से फर्टिलाइज, जब उसके पास दोनों मौजूद हैं, उसके पास मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी, तो क्यों ना खुद से फर्टिलाइज हो जाए, है ना। बस वो प्लांट सेल्फ इनकॉम्पैटिबल ना हो, मतलब उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए जो एक होता है ना सेल्फ स्टेरिलिटी, जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा हुआ था, बस ये ना हो उसके अंदर। जब यही नहीं होगा तो क्या होगा, तब वो आराम से ऑटोगैमी हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसे जब प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होते हैं, मतलब सेल्फ स्टेराइल होते हैं, वो खुद से पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे ऑटोगैमी को रोक देते हैं, कैसे रोकते हैं वो ऑटोगैमी को, यही पूछा है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आपको आंसर भी दिया हुआ है कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। जेनेटिक मैकेनिज्म किसमें क्या होता है कि जब सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियो में, और वो था पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये पूरा एक वीडियो है 8 मिनट का, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसमें जब आपके स्टिग्मा पर, जो स्टिग्मा होता है ना भाई, ठीक है ना, स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन आके गिरता है, जब पॉलन ग्रेन आके गिरा तो ये पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल निकाल रहा है, कुछ केमिकल स्टिग्मा निकाल रहा है, दोनों आपस में वार्तालाप कर, इसको बोलते हैं केमिकल डायलॉग। क्या बोलता है इसको पब्लिक, केमिकल डायलॉग बोलता है, केमिकल डायलॉग।
ठीक है ना, दोनों के बीच में होते हैं केमिकल डायलॉग, ये कुछ केमिकल छोड़ते हैं, ये कुछ केमिकल छोड़ते हैं। जब दोनों कुछ ना कुछ केमिकल छोड़ते हैं तब जाकर के ये स्टिग्मा जो होती है शुगर छोड़ता है और इसको शुगर एक्सेप्ट कर लेता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस है। और अगर मान लो ये अपने स्पीसीज का नहीं हुआ या फिर ये दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम हुआ और स्टिग्मा कैसा है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबल है, जब देखा गया कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, देन फिर भाई ये शुगर मटेरियल स्टिग्मा नहीं छोड़ने वाला और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। तो ये कौन जज कर रहा है, ये स्टिग्मा जज कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, जब होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तो स्टिग्मा जान जाता है कि हमारे ही जो है जेनेटिक मटेरियल का है और इस वजह से उसका पॉलिनेशन नहीं करता है। और इस तरीके से हम उस फ्लावर को बोल देते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबल फ्लावर। तो इस तरीके से काम ये करता है, चेक करता है जेनेटिक मटेरियल सेम है तो मना कर देता है। दैट्स इट। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ दिया है कि हाउ डू सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, भाई देख रहे हो, हटाओ इसको, रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम है उसको लेबल करना है। यही सबसे अच्छा एक डायग्राम है जो लगभग लोग के समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आइए उसको ध्यान देते हैं हम लोग, कौन सा ये डायग्राम है। ये है आपका मोनोकॉट सीड का डायग्राम। और किसका मोनोकॉट सीड है ये, तो मेज का है। मेज बोले तो मेज, भुट्टा। अब ये मेज का जो है क्या है आपका मोनोकॉट सीड है, ठीक है ना। और उनके लेबलिंग में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि क्या क्या आता है। लेट्स सी। सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, स्क्यूटलम। अब स्क्यूटलम क्या होता है, तो जो हमारे पास डाइकॉट में जो कॉटिलिडन होता है वही मोनोकॉट में स्क्यूटलम होता है। क्या होता है, स्क्यूटलम, ठीक है ना। देन उसके बाद कोलियोप्टाइल, ये जो पोर्शन है ये दोनों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है, कोलियोप्टाइल है, ठीक है ना। कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल मतलब क्या होता है, कवर ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा देता हूँ, कोलियोप्टाइल कवरिंग ऑफ शूट अपेक्स। शूट अपेक्स बोले तो प्लूम्यूल, ठीक है ना। प्लूम्यूल का ये कवर है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। और कोलियोराइजा नीचे आपको मिलेगा, ठीक है ना, कोलियोराइजा, ये कवर ऑफ रूट अपेक्स और इसी को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है ना। तो प्लूम्यूल और रेडिकल, प्लूम्यूल ही आगे चल के बनता है शूट और रेडिकल ही आगे चल के बनता है रूट। तो ये पूरी कहानी आपने जैसे डाइकॉट में पढ़ी थी वैसा ही पूरा मोनोकॉट में। ये डायग्राम आपका व्हाट्सएप कह रहा हूँ, ये डायग्राम आपका जो है NCERT में बना हुआ है, ठीक है ना। ये वहीं का डायग्राम है, पूरा यहाँ पे ला के रख दिया गया है। तो इसलिए कहते हैं NCERT के जो डायग्राम्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको लगता है केवल क्लास 12 तक इम्पोर्टेंट है ना भाई, आप BSc करो, ठीक है ना, आप MSc करो, हर जगह पे ये डायग्राम्स आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपके क्लास NCERT जो आपकी बुक NCERT में दिए गए हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द टर्म पॉली एम्ब्रियोनी। आप सबको पढ़ता है पॉली एम्ब्रियोनी, हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉली मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियोनी मतलब होता है एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। बहुत सारे एम्ब्रियो जब होते हैं आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इसको हम लोगों ने देखा हुआ। तो अब कह रहे हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है ना, और कैसे इसको एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग कॉमर्शियली। तो कह रहे हैं कि जब व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो ऑकर्स इन सीड तो इट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, पढ़ चुके हैं। दिस कैन बी सीन इन द फ्यू सिट्रस फ्रूट्स, है ना, जो रसीले फ्रूट्स होते हैं या फिर कह दो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। और बहुत सारे मैंगो वैराइटीज़ हैं, इन सब में हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी का इस्तेमाल करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
प्लांट ब्रीडिंग में और हॉर्टिकल्चर में, मतलब बागानी में, मतलब कि फ्लावर्स वगैरह को बनाने में। कह रहे हैं कि दीज एम्ब्रियोज गिव राइज टू वायरस फ्री, ठीक है ना, वायरस फ्री प्लांटीज लिखा हुआ है, प्लांट छोटे छोटे प्लांट्स देते हैं और ये हेल्दी होते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सच प्लांट्स एंड वेजिटेबल आर बीइंग ग्रोन एक्सटेंसिवली एंड दीज वेराइटीज दस ऑब्टेन्ड आर वेरी प्रोडक्टिव। बस इतनी सी बात की गई है। मतलब कि कह रहे हैं कि ये जो प्लांट होता है आपका, पॉलीएम्ब्रियोनी से बना हुआ प्लांट जो होता है, उसमें एक प्लांट से अगर नॉर्मल तरीके से एक प्लांट था पीस से प्लांट, उससे अगर आप 2 प्लांट बनाते, वहीं अगर पॉलीएम्ब्रियोनी वाला अगर कोई प्लांट है, उससे एक ही प्लांट से 1 प्लांट से आप 100 प्लांट बना लोगे। तो क्यों ना इंसान यूज करे इसे। समझ में आ रहा है। अभी कह रहे हैं वायरस फ्री प्लांट्स होते हैं। अब ऐसे कैसे वायरस फ्री कैसे हो जाते हैं? अरे भैया, हमारे पास एक प्लांट था, वो प्लांट हमारा वायरस फ्री था, अब उसी प्लांट से हमने बना लिए 100 प्लांट, तो 100 के 100 प्लांट वायरस फ्री होंगे, मतलब क्योंकि हमने 2 कॉपी बना ली ना उनके जैसा, और ऊपर से इसमें कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, कोई एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, उसी के अंदर उसके न्यूक्लियस सेल्स, याद करिए न्यूक्लियस सेल्स जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाते हैं और खुद को बताते हैं कि भैया हम भी क्या हैं, एक एम्ब्रियो हैं, और पूरा पूरा प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताया है, डायग्राम दिखा के। तो आप प्लीज़ उसको विजिट करें अगर आपको समझ नहीं आया तो। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी? क्या एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में कोई डिफरेंस है? एक्सप्लेन द बीनीथ ऑफ इट। देखो, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कुछ और। अरे भाई, एपोमिक्सिस का डेफिनेशन, एपोमिक्सिस का डेफिनेशन लिख दो और फिर उसके नीचे लिख दो पार्थेनोकार्पी का डेफिनेशन। आधा काम तो आपका यही हो गया, आधे ज़्यादा काम यही हो गया, ठीक है ना। दोनों का डेफिनेशन लिखा, फिर आप कह रहा है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ईच, फिर उनका बेनिफिट भी लिखना है आपको। तो बताना है भाई एपोमिक्सिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि भाई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, डबल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दोनों ही क्या है, एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कॉपी है, मतलब फोटो कॉपी कर, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नकल उतारते हैं, लेकिन है एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दोनों पेरेंट तो इन्वॉल्व हो नहीं रहे। समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि क्या ये इनके बीच में डिफरेंस होता है? तो बिल्कुल होता है, यस होता है। यानी पार्थेनोकार्पी जो होता है वो एपोमिक्सिस से इस तरह डिफरेंट है, क्योंकि पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बनाते हैं, लेकिन एपोमिक्सिस में सीड बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, एपोमिक्सिस से सीड बनाते हैं और पार्थेनोकार्पी से फ्रूट बनाते हैं। तो डिफरेंस तो है ही है, डिफरेंस तो है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे फ्रूट बनाते हैं और इससे आप बनाते हो सीड, एपोमिक्सिस से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे, आगे बढ़ते हैं। यूज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, ये सब बताया जा चुका है आपको। फिर कह रहे हैं कि प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, कुछ नहीं है, मतलब जो पता है क्या है वही सब है, कहने वाला ये है। कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ इच, इनका बेनिफिट बताओ। तो इनका बेनिफिट ये है कि ये हाइब्रिड वेराइटी होती हैं। देखो, हाइब्रिड वेराइटी जो होती है वो, उसका बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर वही सारे फीचर्स होते हैं जो हमें चाहिए, फालतू के फीचर्स नहीं होते। और दूसरा कि ऑब्वियसली ये सब वायरस फ्री वेराइटीज़ होती हैं। तो ये सब तो अच्छी बातें हैं ना, है ना। तो इस वजह से जो है इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। तो क्या कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें फ्रूट होता है, देखो कार्प वर्ड आ गया ना, कार्पी मतलब फ्रूट होता है, ये मैंने बता रखा है आपको। तो कार्प मतलब फ्रूट, फ्रूट से मिक्सिस में, यहाँ पे एपोमिक्सिस में सीड की बात करते हैं हम लोग। बिना फर्टिलाइजेशन के दोनों। सिमिलरिटी क्या है कि ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना। जो आपका पार्थेनोकार्पी है वो भी क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जो एपोमिक्सिस है वो भी क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना। तो आपको ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है कि फ्रूट के लिए है पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस सीड के लिए है, और दोनों का बेनिफिट सेम है। वो क्या है कि दोनों ही हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं और दोनों ही वायरस फ्री वेराइटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सब पूरी बातें। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ
द स्टेटमेंट कि जाइगोट जो है वो तब डिवाइड करता है जब प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड करता है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? कब बनता है ये? कितनी बार बताऊं यार? जब ट्रिपल फ्यूजन होता है, जब पोलर सेल के साथ एक वाला मेल गैमेट जो है फ्यूज करता है तो बनाता है PEN, और यही PEN आगे डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाता है। याद है ना भाई? याद होगा, अगर आप अच्छे से देख रहे हो ना सब कुछ तो आपको पक्का याद होगा। ये चैप्टर तो रट गया होगा आपको, कभी कसम से कह रहा हूँ मैं। अगर आप लॉयल हो अपने साथ, मेरे साथ, तो आप पक्का, आपको ये चैप्टर रट गया होगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं आगे, जाइगोट रिक्वायर नरिशमेंट फॉर इट्स ग्रोथ। कह रहे हैं कि हाँ सॉरी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट कि जाइगोट जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद ही डिवाइड करता है। इसका एक सबूत दीजिए हमको, या फिर क्या ऐसा क्यों होता है, उसको इसके सपोर्ट में कुछ कहिए आप। तो मीडिया वाले हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपको कहना पड़ेगा कि जो है जाइगोट जो होता है उसको नरिशमेंट चाहिए होता है अपने ग्रोथ और डिवीजन के लिए। ऑब्वियस सी बात है। अब ये यहाँ पर वही वाले क्वेश्चन हो गई ना कि मतलब कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है ना, आपके पास क्या है, एक गाड़ी है, कार है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक कार है और कार को जो है हम चलाने से पहले पेट्रोल क्यों डालते हैं, यही क्वेश्चन है बस, ठीक है ना। जैसे कार यहाँ पे क्या हो गया, कार आपका हो गया जाइगोट, ठीक है ना, कार जाइगोट हो गया। और इसमें पेट्रोल क्या हो गया, तो पेट्रोल हो गया आपका PEN। पेट्रोल क्या हो गया, PEN। कह रहे हैं PEN का पहला डिवीजन क्यों होता है, जाइगोट का बाद में क्यों होता है? तो भैया PEN जो है, ठीक है ना, PEN एनर्जी देता है जाइगोट को, जिससे जाइगोट डिवाइड करे। तो एनर्जी जैसे गाड़ी को पेट्रोल एनर्जी देता है जिससे गाड़ी आगे चले, वैसे PEN भी जो है जाइगोट को एनर्जी देता है जिससे जाइगोट डिवाइड होकर के आगे डिवीजन करके सेल्स बनाए। और तो ऑब्वियस सी बात है, पहले PEN ही डिवाइड करेगा ना भाई। कह रहे हैं दिस नरिशमेंट इज प्रोवाइड बाय द प्राइमरी एंडोसोम सेल्स एंड दैट इज वाई द जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द ग्रोथ, फुल स्टोरेज एंड डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस। सिंपल सा लॉजिक है ना, पूरे अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वाई इज इट दैट जनरेटिव सेल ऑफ 2 सेल्ड पॉलन डिवाइड इन पॉलन ट्यूब एंड नॉट इन 3 सेल्ड पॉलन। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? समझाता हूँ। देखो थोड़ी आवाज़ें आपको आ रही होंगी क्योंकि बगल में शादी है, तो शादी तो भाई शादी होती है ना, तो आवाज़ें तो आएंगी थोड़ी बड़ी। वाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है कि जेनरेटिव सेल ऑफ 2 सेल्ड पॉलन, जो 2 सेल्ड पॉलन होता है, मतलब जिसमें सिर्फ 2 सेल्स हैं, एक है ऊपर वेजिटेटिव सेल और नीचे जनरेटिव सेल। तो कह रहे हैं वाई इज दैट द जनरेटिव सेल ऑफ 2 सेल्ड पॉलन डिवाइड्स इन अ पॉलन ट्यूब एंड नॉट ऑफ 3 सेल्ड पॉलन। वो पॉलन ट्यूब में क्यों डिवाइड करता है, 3 सेल्ड पॉलन में डिवाइड नहीं करता, क्यों? बताओ। The generative cell divide to form 2 male gametes, and in 3 celled pollen the generative cell divide into 2 gametes. Therefore no further division takes place in pollen tube. समझ में आया? Divide in pollen tube and not in 3 celled pollen. However, in 2 celled pollen the generative cell move down the pollen tube and divide to form 2 male gametes. समझ में आया? ये जब 2 सेल्ड स्टेज में रहता है तो ये बनाता है पॉलन ट्यूब, और जब पॉलन ट्यूब में आता है जनरेटिव सेल तो डिवाइड होकर के 2 सेल बनाता है, 2 मेल गैमेट। और जब 2 मेल गैमेट बनाता है तो 2 मेल गैमेट से कह रहे हैं कि आगे और डिवाइड क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आपका जो वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल था, वो क्या कर रहा था, लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, आपके जनरेटिव सेल को, तो यहाँ पे डिवीजन हो पाया। अब जब पॉलन ट्यूब में अंदर आ गया तो और डिवीजन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ पॉलन मेल गैमेट्स इसमें ही है और एक पॉलन ट्यूब सेल है जिसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। बाकी वेजिटेटिव सेल का साथ तो यहीं छूट गया ना, और जब वेजिटेटिव सेल का साथ छूट गया तो फिर डिवीजन कैसे होगा? समझ में आ रहा है?
नो फर्दर डिवीजन टेक्स प्लेस इन पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में आगे कोई भी डिवीजन नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास पीछे पॉलन ट्यूब के पास क्या नहीं होता, वेजिटेटिव सेल नहीं होता, क्योंकि वेजिटेटिव सेल को कहाँ छोड़ के आ रहे हो आप, वेजिटेटिव सेल को आप छोड़ के आ रहे हो पॉलन ग्रेन के अंदर ही। इसीलिए पॉलन ट्यूब के अंदर आगे फर्दर 2 से 4, 4 से 8 मेल गैमेट नहीं बनते, 2 ही बन पाते हैं, क्योंकि एक जनरेटिव सेल होता है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि लेबलिंग करनी है आपको इनका, और ये आपको क्या मिल रहा है, ये पूरा पूरा क्या है भाई, एग एपरेटस है। क्या है, एग एपरेटस, ठीक है ना। 2 सिनर्जिड सेल्स, ये थोड़ा सा अंट संट गमंट हो गया है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं और एक फीमेल गैमिट है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एग सेल। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी बिना मतलब का। यहाँ पे डायग्राम आपका सही बना हुआ है, देखिए ये आपके एक सेल, ये 2 सेल, तो 2 सिनर्जिड सेल हो गई, ठीक है ना। और उसके पीछे छुपी हुई है एक और सेल, और वो है आपकी एग सेल, जो उतनी ही लंबी, इतनी लंबी ये सब है, बस वो उसके पीछे है, तो इसको थोड़ा सा दिख रहा है केवल। और बाकी यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस दिख रहा है, और ये आपकी पोलर न्यूक्लियाई दिख रही है, तो सब तो हम साफ साफ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो टेट्रामेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है, वो आपका फिलीफॉर्म अपरेटस है, जो कि गाइड करता है किसको, पॉलन। देखो यहाँ पॉलन ट्यूब इंटर करने जा रहा है ना, तो उसको गाइड कर रहा है। बस इतनी सी बात थी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन डायग्राम आया ना, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और कैसे तोड़ थोड़ कर डायग्राम, मतलब जरूरी नहीं कि आप पेपर में, मतलब कॉपी में जैसे किताब में बना हुआ है कि पूरा ऐसे बना रहेगा। तो इतना देखो आधा पोर्शन दिया, इतना पोर्शन केवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसलिए बारीकी से सारे पोर्शंस को ध्यान देना है। आपको तुरंत देख के पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये किस चीज़ का पोर्शन है, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हिंट हालांकि आपको दिया हुआ है कि मेल गैमेट कहाँ पे है, तो मेल गैमेट यहाँ पॉलन ट्यूब के अंदर होगा ना भाई। एग सेल कहाँ पे है, तो एग सेल यहाँ पर है, जो कि यहाँ दिख नहीं रही है, मतलब ये डायग्राम गलत बना हुआ है। और फिर उसके बाद आपका पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई आपका यहाँ पे है। सिनर्जिड सेल कहाँ है, सिनर्जिड सेल ये दोनों दिख रहे हैं। फिर पॉलन ट्यूब कहाँ है, पॉलन ट्यूब यहाँ पे है। तो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, दिखाना है आपको, दिखा रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इवेंट विच अकर आफ्टर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। ऐसे इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है जो कि फर्टिलाइजेशन के समय होता है, ठीक है ना। तो सॉरी आफ्टर लिखा, सॉरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो भाई कितनी बार बताया, ओवरी आपकी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल सीड बन जाती है, और बाकी स्ट्रक्चर जो होते हैं विल्टिंग ऑफ हो जाती है, मतलब वो गिर जाते हैं। कितना सिंपल सा है भाई, कितनी बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप क्या आ जाते हैं लॉन्ग पे, है ना। अब सारे आ गए 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और 5 नंबर वाले को कितना लिखना है, इतना ही लिखना होता है बस। हम लोग सोचते हैं कि 5 नंबर का है, कितना लिखना है, बहुत इतना ही लिखना है बस। हाँ, इसी में अगर आप कॉपी में लिखोगे तो जगह लाइन इतना, एक एक लाइन छोड़ दोगे एक एक टॉपिक के बीच बीच में, है ना। यहाँ पे एक लाइन छूटेगी, एक लाइन यहाँ छूटेगी, है ना, फिर एक लाइन यहाँ छूटेगी, फिर एक लाइन यहाँ छूटेगी, तो इससे थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा आपका, लेकिन कंटेंट आपको इतना ही लिखना होता है। मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 5 नंबर का है तो 12 से 15 लाइन्स ही लिखनी है बस आपको। इसको ध्यान रखिए आप। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लाइन, और 8 सॉरी 8, और कहाँ गया पॉइंटर कहाँ गया भाई, हाँ 8 9 9 10 11, देखो यहाँ पे 11, ये भी इसको काउंट कर लो 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 लाइन लिखी है। मतलब कहने का ये है कि अगर आगे मैं मूव कर एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, कोई 7 ही लाइन लिखी, लेकिन 7 लाइन में मतलब पूरी भरी भरी लाइनें हैं, तो मान लेते हैं भी आगे आपकी हो जाएगी 12 13 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मतलब ऑलमोस्ट 12 से 15 लाइन्स आपको लिखनी है 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में उससे ज़्यादा नहीं लिखना आपको, 15 लाइन से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं लिखना है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे अपने पेपर को हम शेड्यूल करें। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द पॉलिनेशन अकरिंग इन चैज्मोगैमस फ्लावर। बस इतना लिखा है, बस इतना सा ही लिखा रहेगा और आपको बताना होगा। तो चैज्मोगैमस फ्लावर क्या समझते हो भाई, चैज्मोगैमस, तो फ्लावर 2 टाइप के होते हैं इस फॉर्म में, एक होता है चैज्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस,
क्लिस्टो, जैसे मुंह से बोलो क्लिस्टो, फिर बोलो चैजमो, तो ज़्यादा मुंह ओपन किस में हो रहा है? चैजमो में ना, तो ये ओपन टाइप का फ्लावर होता है, ओपन टाइप के फ्लावर होते हैं, मतलब कि जो पूरे खुले होते हैं, मतलब इस टाइप के होते हैं, इस माफिक ऐसे ऐसे, और इसका ये मेल पार्ट है ना, और यहाँ पे आपका फीमेल मेल पार्ट दूसरा, और यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो देखो पूरा खुले है ना हवा में, ये उसका पंखुड़ी। तो ये कैसा फ्लावर है? ये पूरा खुला हुआ है ना हवा में, तो ये चैस्मोगैमस हो गया। क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं? देखो मुंह से बोला क्लिस्टो क्लिस्टो, तो ओंठ क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है आपका ना, चैस्मो में खुल जा रहा है और उसमें बंद, तो ये क्लोज टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लोज टाइप फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस। ये कैसे होते हैं? तो ये ऐसे ऐसे, मतलब कैसे बंद टाइप के ऐसे होते हैं, है ना। कभी आपने जो है उसका फ्लावर देखा है? देखा ही होगा, क्या नाम था, क्या नाम था, पी का फ्लावर, है ना, पी का फ्लावर। तो ये कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं ना, पूरा बंद से होते हैं, बंद बंद से। तो ये हवा में, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में नहीं उड़ते, वो खुद को ही सेल्फ पॉलिनेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करना है, जो कि चैस्मोगैमस फ्लावर में हुआ था। तो चैस्मोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है? तो बता रहा हूँ कि अगर दोनों पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, मेल फीमेल स्टिग्मा और जो है एंथर, तो कांटेक्ट में आएंगे और पॉलिनेट कर जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा उनके अंदर? तो क्रॉस पॉलिनेशन के पूरा बताना है आपको कि जब वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होंगे, मतलब खुद का पॉलन ग्रेन जब उन पर गिरेगा तो असर नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल्फ स्टेराइल हैं या फिर सेल्फ इनकॉम्पैटिबल हैं। पढ़ा ना, अभी तो पढ़ा भाई मेरे, है ना। तो वही यहाँ पे आपको रखना है। देखो बता रहा हूँ अगेन, सेल्फ पॉलिनेशन अभी पढ़ा 2 नंबर में पढ़ा था, क्रॉस पॉलिनेशन अभी 2 नंबर पढ़ा था भाई। वही तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना भाई, भाई वही तो आ रहा है ना। तो वही यहाँ पे मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि रिपीट होंगे क्वेश्चंस। 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये भी है, 2 नंबर का ये भी है, पहले पढ़ा था और वापस से वही आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स लिखने हैं, जैसे गिटनोगैमी और जीनोगैमी। गिटनोगैमी जीनोगैमी में क्या अंतर है? हमने बताया था कल आपको कि प्लांट ए, प्लांट बी, है ना। अब प्लांट ए में जो है एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर यहाँ है, तो इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा, फ्लावर क्या है, सॉरी प्लांट, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? गिटनोगैमी, गिटनोगैमी, ठीक है ना। और उसके बाद हो गया जीनोगैमी। क्या होता है? तो ये भी एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, मतलब, और इसका फ्लावर ये है, तो इसका पॉलन ग्रेन अगर जाकर दूसरे प्लांट में गिरेगा तो ये प्लांट यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, प्लांट डिफरेंट हो गया, तो फ्लावर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन स्पीसीज क्या होगी, सेम होगी। ये नहीं कि गुड़हल का फूल जाके मदार को जो है वो पॉलिनेट कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, लेकिन स्पीसीज सेम है, तो ये हो जाएगा आपका जीनोगैमी हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कितना समझोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो ऑफ मैच्योर एंजियोस्पर्म। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड का रोल एक्सप्लेन करना है। तो अब आपको बताना है कि मैच्योर एम्ब्रियोसैक में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये सब बताना है आपको, ठीक है ना। तो मैच्योर एम्ब्रियोसैक भैया यही वाला होता है जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला स्ट्रक्चर था ना, कि उसमें भैया आपके 3 सेल होती हैं नीचे, 3 सेल होती हैं ऊपर, बीच में होती है एक सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, नीचे आपका एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होता है। सबके नाम बताने होंगे आपको। देखो यहाँ पे डायग्राम बना नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन, है ना, ऐसा क्वेश्चंस में डायग्राम छोड़ना नहीं होता भाई साहब। डायग्राम बना लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पे इतने इतने काम के लिए काम चोरी मत करना यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम बना देना, इनको इन्होंने नहीं बनाया, आप बना देना, दिखाना यहाँ पे कि ये 3 सेल्स क्या हैं, ये 3 की 3 सेल आपकी जो है ये हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है ना। ये होगा, ये आपका क्या है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल को ही एक नाम और बताओ तो उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस है इसलिए प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका एग सेल। ये दोनों जो गोल मटोल दिख रहे हैं ये हैं सिनर्जिड सेल।
जो नीचे टेढ़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिलीफॉर्म अपरेटस। दैट्स इट माय डूड। यहाँ पे लिख दो एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक हो गया। तो दैट्स इट, इतना ही करना होता है। इतना कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और पता है आपको करना कैसे, मतलब बनाना आता है। और जब बनाना आता है मेरे भाई तो बना दो ना यार, क्या जा रहा है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि सेल वॉल ऑफ 8 न्यूक्लियट स्टेज। अभी कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियट स्टेट हैं ये किसके, एम्ब्रियो सैक में। इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्स कितनी है, सेल 7 है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना भाई। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर है, ओके। तो अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियट आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। इसमें से 6 में से मतलब 8 में से जो 6 सेल्स होती हैं, 6 न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ सेल वॉल होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 ऊपर 3 नीचे, इनके ऊपर किनारे किनारे सेल वॉल है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। कह रहे हैं द एग एपरेटस कंप्राइज 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। भाई लिखना है ये सब चीज़ें, है ना, कि 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, 1 एग सेल होती हैं। फिर कह रहे हैं कि 3 सेल्स कॉल्ड द एंटीपोडल आर प्रेजेंट एट द चैलेजल एंड। यहाँ पे इस एंड को क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड के साइड में आपको ये पूरा मिलता है। हाँ, इसको एक बात यहाँ पे लिखना जरूरी है कि इन तीनों के मिला के चारों को क्या बोलते हैं, मतलब सिनर्जिड सेल, फिलीफॉर्म अपरेटस और एग सेल को मिला क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। इनका नाम क्या है, एग एपरेटस, ठीक है ना। तो ये सब आपको बातें लिखनी है यहाँ पे कि लास्ट में जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो इसके पास में मैच्योर होने के बाद में 8 सेल और 7 वाला 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स बनती हैं, ठीक है। और सिंगल मेगा स्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है और उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्यों इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, क्योंकि वो सिंगल मेगा स्पोर से बना है ना। किससे बना है, सिंगल मेगा स्पोर से बना हुआ है। किससे बना है, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल था, मेगा स्पोर मदर सेल वो क्या बनाती है, मेगा स्पोर, एक सिंगल सब 4 बनाती है, जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक बचा। ये सब बताया हुआ है आपको, पढ़ाया हुआ है, वीडियो के साथ दिखाया हुआ है ना। तो एक मेगा स्पोर डेवलप हो रहता है और वही एक मेगा स्पोर क्या बनता है आगे चल के, एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो एक ही स्पोर बना मेगा स्पोर, तो इसलिए बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये हो गया पूरा इधर का पचरा हो गया भाई साहब। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला क्या था इसी का अगला क्वेश्चन था कि रोल ऑफ सिनर्जिड सेल बताना है। सिनर्जिड सेल का रोल क्या होता है। तो सिनर्जिड सेल जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इसको हम लोग को देखना है। तो सिनर्जिड सेल क्या करती है, ये गाइड करती है, गाइड द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को गाइड कर रही है कि आओ भैया आगे से दाएं, दाएं से बाएं। याद आया वो वाला कि आगे से बाएं मुड़ जाना, वहाँ एक खंबा मिलेगा, है ना, वहाँ पे मिश्रा जी घर होगा, वहाँ से बाएं कट लेना। याद आया सब ना। तो ये जो है आपको यही आपको यहाँ पे भी आपको यही आंसर लिखना है कि जो पॉलन ट्यूब जब ऊपर से नीचे आता है स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए जब ओवरी के पास में आ रहा है पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है, कहाँ से आना है, कहाँ एंटर करना है, तो वो कर रही है आपकी सिनर्जिड सेल, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। एक सिनर्जिड पॉलन ट्यूब को एंटर कराती है, फिर पॉलन ट्यूब को रप्चर करती है, उसमें से मेल गैमेट को निकालती है। ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज दैट द एम्ब्रियो सैक ऑफ सम एपोमिक्टिक स्पीसीज लुक नॉर्मल बट कंटेन डिप्लॉइड सेल। कि बहुत सारे ऐसे एपोमिक्टिक सीड होते हैं जो नॉर्मल दिखते हैं लेकिन हम होते हैं डिप्लॉइड अंदर से। भाई सेम बात लिखनी है जो हमने पहले आपको बता रखी है एपोमिक्सिस के लिए, और कुछ लिखना है। इतना चीज याद कर लो एपोमिक्सिस में, उसके अलावा कहीं भी एक वर्ड मिल जाए एपोमिक्सिस, इतना लिख डालो, बस खत्म, बस इतना लिख डालो। बस क्या कि वो फॉर्मेशन ऑफ सीड है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन है,
विदाउट फर्टिलाइजेशन। किस में पाया जाता है? तो सिट्रस स्पीसीज में पाया जाता है। क्या सारी सिट्रस स्पीसीज में? नहीं, फ्यू। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो बनाता है मेगा स्पोर। बाकी नॉर्मल सेल में मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो मियोसिस करके मेगा स्पोर बनाता है। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल माइटोसिस करके ही मेगा स्पोर बना लेता है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। और जब माइटोसिस मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, ये खुद में डिप्लॉयड होती है और जब ये मियोसिस करती है, क्या करती है भाइयों बहनों? मियोसिस, तो बनाती है मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर कैसा होता है? तो ये हैप्लॉइड होता है। लेकिन एपोमिक्सिस जब हो जाता है, एपोमिक्टिक सीड में क्या होता है? इसमें मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो होती डिप्लॉइड है और वो मियोसिस ना करके क्या कर देती है? माइटोसिस करती है। तो माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? 2 कॉपी वाला। तो मेगा स्पोर मदर सेल का 2 कॉपी हो जाता है यहाँ पे भी मेगा स्पोर, लेकिन वो रहता है 2n ही है क्योंकि ये माइटोसिस किया हुआ है। तो वही इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि डिप्लॉइड सेल मतलब माइटोस, यही मेगा स्पोर आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो सैक, फिर आगे चल के बनता है सीड। तो सीड भी क्या रहेगी? डिप्लॉइड रहेगी पहले से ही। ठीक है, यही इसका आंसर है कि हाउ इट इज दैट द एम्ब्रियो सैक ऑफ सम एपोमेक्टिक स्पीसीज लुक नॉर्मल, देखने में तो नॉर्मल लगते हैं लेकिन होते डिप्लॉइड हैं। तो क्योंकि उसमें मेगा स्पोर मदर सेल जो है माइटोसिस की है, माइटोसिस करके ही बनाई है आगे पूरे पूरे मेगा स्पोर को। और मेगा स्पोर क्योंकि डिप्लॉइड हुआ और उस वजह से उसके उससे बनने वाला जो एम्ब्रियो सैक होगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। सिंपल सी बात। आगे मूव करते हैं। देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्या खासियत होती है, और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की क्या खासियत होती है, और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की क्या खासियत होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होते क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उन्हें किसी को अट्रैक्ट करना है? अरे नहीं करना ना बबुआ, उन्हें किसी को नहीं बुलाना, क्योंकि उन्हें फ्लावर से निकलने वाला जो उनका पॉलन ग्रेन है वो वाइट होता है और फ्लावर भी वाइट होता है विंड पॉलिनेटेड में, क्योंकि वो कलरफुल तब होने चाहिए उनको जब वो किसी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहे ना, तो वो कलरफुल नहीं होते, नॉट ब्राइटली कलर्ड। दे पजेस नो स्पेसिफिक ऑर्ड्योर और नेक्टर्स। भाई सही बात है, उनको उनको क्यों क्यों वो महकेंगे? जब उन्हें इंसेक्ट को, देखो जो फ्लावर महकते हैं ना वो इंसेक्ट को लुभाने के लिए, बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए महकते हैं। वो नेक्टर निकालते हैं जिससे फ्लावर उनकी तरफ खाने के लिए आए और फिर वो मतलब अनजाने में ही पॉलिनेशन कर दें। अब ये विंड पॉलिनेटेड है, हवा से पॉलिनेट होंगे, तो इनको फ्लावर मतलब कि ये इंसेक्ट के लिए कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दे आर स्मॉल एंड लीव्स एंड हैव नो पेटल्स। ये छोटे होते हैं और इनके अंदर पेटल तक नहीं होते, पेटल भी नहीं होता भाई, मतलब जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो भी नहीं होता। कह रहे हैं कि दियर स्टिग्मा एंड स्टैमेन आर एक्सपोज टू एयर करंट, मतलब कि इनका जो स्टिग्मा होता है और इनका जो स्टैमेन होता है मतलब मेल और फीमेल पार्ट, ये एयर में पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। एयर में भाई होंगे ही तभी तो हवा में उड़ेंगे ना, इनके जो मेल के पार्ट हवा में उड़ के जाएंगे, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ेगा और स्टिग्मा जो है, सॉरी, स्टिग्मा एयर करंट में इसलिए ओपन रहेगी जिससे कि उसमें कोई भी उड़ता हुआ मेल गैमेट जाए और मतलब पॉलन ग्रेन जाए और यहाँ पे बैठ सके। पॉलन इज स्मूथ, लाइट एंड कैन ब्लोन ईजिली बाई विंड एंड आर इन लार्ज नंबर। भाई लार्ज नंबर वाली बात तो एकदम अच्छी बात है। अगर लार्ज, क्योंकि इनका जो है जो पॉलिनेशन होने वाला है वो बाई चांस होने वाला है, क्योंकि हवा को थोड़ी पता है कि किधर दूसरा फीमेल फ्लावर बैठा हुआ है कि वहाँ पे लेके जाना है ना, तो बाई चांस होगा, इसलिए ज़्यादा नंबर में रहता है जिससे कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए। फिर उसके बाद क्या है, इनका पॉलन ग्रेन स्मूथ होता है, जिससे कि चिपचिपा ना हो। अगर चिपचिपा होगा तो कहीं भी इधर उधर जाके चिपक जाएगा, जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हल्का होगा, मतलब चिपचिपा नहीं होगा, स्मूथ होगा, जिससे हवा में बहुत दूर तक जाए
वो और जो है किसी से दूसरे से ना चिपक जाए, है ना। और लाइट होगा मतलब हल्का होगा, इससे उड़ने में आसानी होगी। अब है स्टिग्मा जो होगा उसका फीदरी होगा, मतलब कि पूरा फैला हुआ स्टिग्मा होगा, जिससे कि वो आसानी से पॉलन ग्रेन को कैच कर सके। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये सब फीचर्स आप कॉमन सेंस से भी तो लिख सकते थे ना, मतलब अपने कॉमन सेंस से भी आप ये सब फीचर्स सब दिमाग में ला ही सकते थे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो वो ब्राइट नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशल ऑर्डर और नेक्टर होने की जरूरत ही नहीं है, छोटे होने चाहिए, पेटल्स नहीं होंगे कोई तब भी चल जाएगा, तो नहीं है तो अच्छा ही है। फिर इस तरह स्टिग्मा और स्टैमेन जो है एयर में अच्छे से एक्सपोज होंगे, जिससे कि ज़्यादा वो हवा के कांटेक्ट में रह सकें, ज़्यादा पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉलन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो मतलब चिपचिपे नहीं होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। स्मूथ कहने का मतलब है नॉन स्टिकी, मतलब चिपचिपे ना होना, और हल्के होंगे और आसानी से जो है आसानी से हवा में उड़ सकें, और लार्ज नंबर में होंगे। फिर स्टिग्मा जो है वो फीदरी होगी, जिससे कि आसानी से जो है पॉलन ग्रेन को कैच कर सके। तो ये पूरा हो गया विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग आते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या है, जो जो वाटर मतलब कि अब आप अपने दिमाग से सोचो ना मेरे भाई कि क्या होना चाहिए वाटर में, क्या क्या होना चाहिए खासियत। देखो, दे possess स्मॉल मेल फ्लावर दैट आर नॉट क्लियरली विजिबल। इनके जो मेल फ्लावर होते हैं वो स्मॉल, छोटे होते हैं, ठीक है ना। छोटे क्यों होते हैं, जिससे कि आसानी से पानी के अंदर मूव कर सकें। फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पॉलेंस आर रिलीज्ड इन वाटर। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, क्यों लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, क्योंकि जब पॉलन ज़्यादा रहेंगे तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। दैट कार्ड एंड फीदरी स्टिग्मा यहाँ भी होंगे। स्टिग्मा यहाँ भी कैसा होगा, फीदरी होगा, ठीक है ना। देन आपसे कह रहा है कि फिदरी क्यों होगा, जिससे कि आसानी से कैच कर सके पॉलन ग्रेन को। कह रहे हैं कि दिस पॉलन कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस अंटिल दे आर कॉट बाय फीमेल। मतलब कि इनके अंदर फ्लोटिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए, जैसे एयर पॉलिनेशन में हवा में उड़ने मतलब ब्लो करने की खासियत होनी चाहिए, वैसे ही वाटर पॉलिनेशन में तैरने की खासियत तो होनी चाहिए ना भाई। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं उसको ऐड कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो क्या चीज़ है कि इनका जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग, अगर म्यूसिलेजिनस कवरिंग आप नहीं लिख पा रहे हो, हालांकि लिखना अब नहीं, लिखना ही है आपको, है ना। अब हम ये मैं कोई चांस दूंगा ही नहीं, है ना, कि नहीं लिख पा रहे हो तो ये कर लो। हालांकि इतना कर सकते हो कि आप वैक्सी कवरिंग भी कह सकते हो, कि वैक्स लगा होता है, मोमी, थोड़ा सा मोम रहता है, वाटर को रिपल करता है, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन है वो सड़ ना जाए पानी में, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। इससे हाइड्रोफोबिक कवरिंग भी कहते हैं, कि पानी को रिपल करता है, पानी इसके अंदर घुस नहीं पाता है। तो ये खासियत इनकी होती है, जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन की खासियत है ये। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करते हैं, है ना। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको ब्राइट कलर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ब्राइट कलर चाहिए। ब्राइट कलर होने से क्या फायदा होगा कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट इंसेक्ट यहाँ लिखा भी है। फिर फ्लावर्स जो होते हैं उनके पास नेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना, और एक प्लीजेंट स्मेल होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट हों, ठीक है ना, और वो स्टिकी हो हमारे पॉलन ग्रेन, जिससे कि आसानी से जो है वो इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर चिपक जाएं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे तो आपको एक साथ दे दिए गए हैं, ठीक है ना, इस जगह पे आपको ये तीनों के तीनों एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन आपको अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि विंड पॉइंटेड फ्लावर का बताओ, आप वाटर पॉइंटेड फ्लावर का बताओ, या फिर इंसेक्ट पॉइंटेड फ्लावर के फीचर्स बताओ। तो अलग अलग भी आ सकता है, और एक साथ जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा भी आ सकता है। तो या तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, या तो एक साथ जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे आएगा। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। तो पूरा पूरा इसको याद कर लो। याद करना क्या है यार, दिमाग लगाओ मेरे भाई, दिमाग लगाओ, अपने आप याद हो जाएगा कि विंड पॉइंटेड है तो क्या होना चाहिए उनके अंदर, वाटर पॉइंटेड क्या होना चाहिए, और इंसेक्ट पॉइंटेड क्या उनके अंदर होना चाहिए। दैट्स इट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, आप मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। पॉलन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है
भाई बहुत सिंपल है यार, इससे हलवा क्वेश्चन क्या हो सकता है। पॉलन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा नन्हा सा मुन्ना सा होता है, उसमें 2 लेयर होती हैं, ऊपर लेयर को एक्साइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन आप बनाओगे, ये मेरा ऑर्डर है आपको है ना, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी कह लो, टीचर हूँ यार, ऑर्डर तो दे ही सकता हूँ आपको। तो ये मेरा ऑर्डर भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आपको डायग्राम बनाना है। छोटा सा डायग्राम इतना बनाने में क्यों आलस करना, जब यहाँ पे हमारे नंबर बढ़ने के चांसेस हैं तो वहाँ पे हम अपना अपना हाथ पीछे क्यों खींचे, है ना। तो 2 सेल बनाना है यहाँ पे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, बन गया, खत्म, इतना सही करना है। डायग्राम बना लोगे तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा, है ना। और बाकी जो बातें लिखी हो तो लिखना ही है कि डबल वॉल्ड होता है, एक्साइन आउटर वॉल को बोलते हैं, इंटाइन इनर वॉल को बोलते हैं। एंटाइन जो होता है, एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, इंटाइन जो बना होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है, ये लिखा है सेलुलोज का बना होता है, जिसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज का मिक्सचर, तो पेक्टोसेलुलोज बोलते हैं, का बना होता है। इंटाइन और एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन ऐसा एक मटेरियल होता है जिसको आज तक कोई एंजाइम डिसॉल्व नहीं कर पाया है ना। और ये मेल जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दोनों लेयर्स, है ना, इनके अंदर मेल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सब बात, ये जाके स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। इनके पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है, इसको बोलते हैं जर्म पोर, वहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ट्यूब कुछ और नहीं बल्कि इंटाइन का ही एक्सटेंशन होती है। यही सब ज्ञान ठोकना है भैया इसमें, है ना। जो नॉलेज है उठा कर रख देना है एक सिस्टमेटिक तरीके से डायग्राम के साथ में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन क्या होता है। क्या ही क्वेश्चन है भाई ये, क्या होता है फ्लावर का फंक्शन। हाँ चैप्टर खत्म होने वाला है और अब जाकर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर। तो यहीं से आप समझ लो कि कितना लुल्लू सा क्वेश्चन है ये, मतलब लुल्लू कहने मतलब कि आसान सा क्वेश्चन है या फिर नहीं आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आया है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि क्योंकि कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना चाहते कि क्या पता कहाँ से कुछ भी आ जाए, तो आप उसके आंसर लिख लो। तो फ्लावर जो होता है, पहली बात तो खूबसूरती के लिए जाना जाता है ना, कि चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। तो ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, है ना, मतलब प्लांट की ब्यूटी बढ़ाता है फ्लावर क्या करता है, प्लांट की क्या बढ़ाता है भाई, ब्यूटी बढ़ाता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि गैमेटोफाइट भी जो है कहाँ डेवलप होते हैं, तो गैमेटोफाइट भी फ्लावर में ही डेवलप होता है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो होता है फ्रूट्स और सीड को डेवलप करने का काम करता है फ्लावर हमारा। देन कह रहे हैं कि ये जो होता है मेल और फीमेल गैमेट को बनाने का काम करता है फ्लावर हमारा। देन कह रहे हैं कि ये सेक्स ऑर्गेन को अपने बॉडी के अंदर रखता है फ्लावर हमारा। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है फ्लावर के बारे में कि ये नेक्टर प्रोवाइड करता है बर्ड्स और इंसेक्ट्स को फ्लावर हमारा है ना। और फिर इसके बाद आपका जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करता है। अरे भाई क्या क्या काम करता है फ्लावर हमारा। और फिर उसके बाद हमारा जो फ्लावर है, वो पुष्पा बोला तो फ्लावर समझा क्या, फायर है अपन, तो फ्लावर फायर भी हो जाता है जब एंथर फटता है उसमें से, है ना, तो फायर भी हो जाता है, वो निकलता है उसका मेल गैमेट्स, मतलब पॉलन ट्यूब के पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। फ्लावर कैन प्रोड्यूस डिस्पोर्स, डायास्पोर बोलते हैं, विदाउट फर्टाइजेशन। तो डायास्पोर बनाता है फ्लावर बिना फर्टाइजेशन के भी, जैसे एपोमिक्सिस में हमने देखा था। फिर फ्लावर आल्सो प्रमोट द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग का और स्पर्म का जो है यूनियन भी हम देखते हैं फ्लावर के अंदर ही। भाई जब पॉलन ट्यूब आती है ना, तो फ्लावर के अंदर ही तो सारा खेला हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सब कहाँ देखने को मिलती हैं, फ्लावर के अंदर ही देखने को मिलती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। फ्लावर हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करता है, बस सब तो भाई फ्लावर ही कर रहा है। फ्लावर हमारा ये है, फ्लावर वो है, मतलब जो कुछ आपको फ्लावर के बारे में पता है, वो क्या क्या काम करता है, वो सब आपको लिख देना है 10-15 लाइन में। दैट्स इट। अब देख लो हेड टू टू, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कोई भी क्वेश्चन और बचा नहीं है जो इस चैप्टर से जो आपको पूछा जाए और आप कर ना पाओ। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। आपको अब अगले चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए, अगले चैप्टर पे मूव करना चाहिए। Thank you so much for being part of this healthy discussion. We will meet tomorrow with the next topic, with the next chapter. Till then, tata, bye bye, Jai Hind to all of you.